अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दुरूद पाक पढ़ लें, उसके बाद हमारा लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो अपना चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स। इसी जो टॉपिक पे हम अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 5, और आज हम अपना जो है वो चैप्टर नंबर 6 परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 2 जो है पार्ट उसका स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो होगा बाय होम कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी परफॉर्म। कॉन्ट्रैक्ट्स कौन परफॉर्म करेगा, किस पे कॉन्ट्रैक्ट्स परफॉर्म करने की जिम्मेदारी है, उसके क्वेश्चंस देखेंगे और उसकी एग्जांपल्स देखेंगे। बगैर देरी के हम जो है वो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। बाय होम कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी परफॉर्म्ड, पर्सन बाय होम प्रोमिस इज टू बी परफॉर्म। जैसा कि हमने अपने चैप्टर नंबर 2 में बात की, दो लोग होते हैं, दो पार्टीज मेनली होती हैं। एक प्रोमिसर होता है जो प्रोमिस कर रहा होता है, और दूसरा पर्सन प्रोमिसी होता है जिससे प्रोमिस किया जा रहा होता है। तो ऑब्वियसली जो प्रोमिस कर रहा होता है वो प्रोमिस परफॉर्म करेगा। उसके अलावा कौन कौन परफॉर्म कर सकता है, ये सारी चीज़ें हम अपने जो है वो पहले पार्ट में देख रहे होंगे। पर्सन बाय होम प्रोमिस इज टू बी परफॉर्म्ड। सबसे पहले प्रोमिसर हिमसेल्फ। ओबियसली प्रोमिसर वो होता है जो प्रोमिस करता है, जो जिसने प्रोमिस किया है, जो प्रोमिस करने वाला है वो प्रोमिस को परफॉर्म करेगा। सिंपल यही बात इन्होंने लिखी हुई है, इट शुड बी परफॉर्म बाय प्रोमिसर हिमसेल्फ। कुछ पर्सनल नेचर के जो हैं वो, जिस तरह हमने पहले भी अपने बात की, एक एग्जांपल दी थी आपको स्कल्पचर वाली। अगर कोई इंसान अपनी पेंटिंग, अपना स्कल्पचर बनाने की जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो खुद ही उसको कंप्लीट करने का जो है वो मजाज होगा, किसी और के ज़रिए वो कंप्लीट नहीं किया जा सकता। ये एक पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट्स है। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स जो है मोस्टली प्रोमिसर खुद ही परफॉर्म कर रहा होता है। इसके हम एग्जांपल देखते हैं। आरिफ प्रोमिसेस टू मैरी बिस्मा। आरिफ ने प्रोमिस किया मैरी बिस्मा से शादी करने का। ये हमें पढ़ के समझ आ रही है कि एक पर्सनल लेवल का जो है वो प्रोमिस है। तो आरिफ को खुद ही इसको परफॉर्म करना होगा, खुद ही इसको कंप्लीट करना होगा। आरिफ मस्ट परफॉर्म दिस प्रोमिस पर्सनली। आरिफ को ये प्रोमिस पर्सनली परफॉर्म करना होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतनी ज़्यादा कम्प्लेक्स बात नहीं है। पर्सन बाय होम प्रोमिस इज टू बी परफॉर्म। कौन प्रोमिस को परफॉर्म करेगा, किसकी जानिब से प्रोमिस जो है वो परफॉर्म किया जाएगा। तो प्रोमिसर हिमसेल्फ खुद प्रोमिस भी परफॉर्म कर सकता है, प्रोमिसर भी परफॉर्म कर सकता है प्रोमिस को। फॉर ख़ास तौर पे जो पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें तो लाजमी तौर पे प्रोमिसर ही परफॉर्म कर रहा होता है प्रोमिस को। एक और प्रोमिस इसी तरह का पिक्चर वाला, आजिम प्रोमिसेस टू पेंट अ पिक्चर ऑफ बाबर। आजिम ने बाबर की पिक्चर जो है वो पेंट करने का प्रोमिस किया। आजिम मस्ट परफॉर्म दिस प्रोमिस पर्सनली। आजिम को जो है ये पर्सनली इसको परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये नज़र आ रहा है ये पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, पर्सनल नेचर का प्रोमिस है। इसके अलावा कौन प्रोमिस को जो है वो परफॉर्म कर सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स परफॉर्म कर सकते हैं। अगर प्रोमिसर की डेथ हो जाए तो ओबियसली उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं। प्रोमिसेस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रोमिसर इन केस ऑफ डेथ ऑफ सच प्रोमिसर्स बिफोर परफॉर्मेंस अनलेस अ कॉन्ट्रैरी इंटेंशन अपीयर्स। कॉन्ट्रैरी इंटेंशन अपीयर्स का मतलब सिर्फ वही है कि जो पर्सनल लेवल के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म नहीं कर सकते। ये क्यों नहीं कर सकते, ये सारी डिस्कशन हम पीछे कर आए हैं। जब मैंने आपको स्कल्पचर वाली तब पहली बार एग्जांपल दी थी, ये सारी डिस्कशन हमारी हो चुकी है। अब यहाँ सिंपल सी बातें ऑफिशियली हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। प्रोमिसर खुद प्रोमिस को जो परफॉर्म करता है, उसके अलावा उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स परफॉर्म करते हैं इन केस अगर उसकी डेथ हो जाए प्रोमिसर की। इसकी एग्जांपल, आजिम प्रोमिसेस टू डिलीवर गुड्स टू बाबर। आजिम ने बाबर को गुड्स डिलीवर करने का प्रोमिस किया। ऑन अ सर्टेन डे ऑन पेमेंट ऑफ ₹1000 रुपीज़ की पेमेंट पे। आजिम डाइज बिफोर दैट डे। आजिम जो है वो परफॉर्मेंस के डे से पहले ही फोत हो गया। Azim's representatives are bound to deliver the goods to Babar and Babar is bound to pay 1000 to Azim's representatives। तो आज़म के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उसके जो वर्सा हैं, वो ये प्रोमिस को परफॉर्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसकी एक और एग्जांपल है, इसको आप देख लीजिएगा, सिंपल सी एग्जांपल है।
लेकिन इसमें जो है ये पर्सनल नेचर की कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल दी गई है। आज़म प्रोमिसेस टू मैरी बुशरा, आज़म ने बुशरा के साथ शादी करने का जो है वो प्रॉमिस किया। आज़म डाइज, आज़म मर जाता है। Azam's legal representatives cannot perform this promise being a contract of a personal nature। तो उसके रिप्रेजेंटेटिव इसको परफॉर्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। ये सारी डिस्कशन डिटेल से हम पहले कर चुके हैं। इन अदर केस द प्रोमिसर और his representatives may employ a competent person to perform it। पहला केस हमने देखा जो पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं खास तौर पे उसे प्रोमिसर ही परफॉर्म कर रहा होता है। इसके अलावा भी कॉन्ट्रैक्ट्स को मोस्टली प्रोमिसर परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी परफॉर्म कर सकते हैं इन केस उसकी डेथ हो जाए, लेकिन इसकी एक्सेप्शन है पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स। इसके अलावा अब हम देख रहे हैं कि प्रोमिसर in the case the promisor or his representatives may employ a competent person to perform it for मतलब कि प्रोमिसर या उसके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो किसी और इंसान के थ्रू भी प्रोमिस को परफॉर्म करवा सकते हैं। वो किसी और इंसान को भी कह सकते हैं कि भाई आप इस प्रोमिस को परफॉर्म करें। इसकी एग्जांपल आज़िम प्रोमिसेस टू पे बाबर अ सम ऑफ मनी। आज़म ने बाबर से प्रोमिस किया कि कुछ वो पैसे पे करेगा। आज़म में परफॉर्म दिस प्रोमिस आइदर बाय पर्सनली पेइंग द मनी टू बाबर, या तो वो आज़म खुद उसको जाके पैसे परफॉर्म दे दे, और बाय काजिंग इट टू बी पेड टू बाबर बाय अनदर, या किसी और इंसान को कहे भाई आप जो है वो उसको पैसे दे दो। प्रोमिस इस केस में भी जो है ये परफॉर्म हो जाएगा। एंड इफ़ आज़म्स डाई, अगर आज़म जो है वो मर जाता है बिफोर द टाइम अपॉइंटेड फॉर पेमेंट, जो टाइम अपॉइंटेड है पेमेंट के लिए, जो टाइम उन्होंने फिक्स किया गया है उससे पहले आज़म मर जाता है। हिज रिप्रेजेंटेटिव्स मस्ट परफॉर्म द प्रोमिस और एम्प्लॉय सम प्रॉपर पर्सन टू डू सो। या तो उसके रिप्रेजेंटेटिव इसको परफॉर्म करेंगे, उसके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पैसे उसने लिए हुए थे वो पैसे वापस करेंगे, या रिप्रेजेंटेटिव्स किसी और इंसान को पॉइंट कर सकते हैं कि भाई आपने फलां शख्स के जो पैसे हैं वो वापस करने हैं। तो हम तीन केसेस में नहीं देख चुके हैं, या प्रोमिसर खुद परफॉर्म कर रहा होता है, या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म कर रहे होते हैं, या वो खुद और उसके रिप्रेजेंटेटिव किसी थर्ड पर्सन को अपॉइंट कर रहे होते हैं कि आपने प्रॉमिस जो है वो परफॉर्म करना है, उसको कंप्लीट करना है। कि ये 3 केसेस थे। मेनली यहीं से आपको जो है वो सिनेरियो आ रहा होता है। इसी तरह का वो सिनेरियो बना के दे देता है कि भाई ये केस है तो अब बताएं कौन परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल जो पर्सनल नेचर के ख़ास तौर पे हैं वो आपको सिनेरियो बना के देगा, एक पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट देगा, उसमें पर्सनल नेचर का प्रॉमिस होगा और वो कह रहा होगा कि ये बताएं लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो फिर आप उसमें बताएंगे कि जो पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म नहीं कर सकते, वो खुद ही इंसान परफॉर्म कर सकता है। जैसे ही वो मर गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद इफ़ेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन जो परफॉर्म कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, अभी हमने बात की जो पर्सन खुद होता है या उसके रिप्रेजेंटेटिव किसी थर्ड पर्सन को भी कह सकते हैं भाई आप प्रॉमिस जो है वो उसको पूरा करें। इन केस थर्ड पर्सन जो है वो प्रॉमिस को परफॉर्म कर रहा है तब क्या कंसिक्वेंसेस इसके होंगे, तब इसके क्या इफेक्ट्स होंगे वो देखते हैं। व्हेन अ प्रोमिसी एक्सेप्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस फ्रॉम अ थर्ड पर्सन ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड्स इन्फोर्स इट अगेंस्ट द प्रोमिसर। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर रहे हैं। वो कहना ये चाह रहा है कि अगर जो है वो थर्ड पर्सन को प्रोमिसी ने प्रोमिसर कंसिडर कर लिया है कि भाई मिस्टर ए और मिस्टर बी का कॉन्ट्रैक्ट था कि मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी को 10,000 रुपये देंगे। मिस्टर ए ने कहा भाई मिस्टर बी अगर आपने जो 10,000 मुझसे लेने हैं ना आप मिस्टर सी से ले लें। मिस्टर सी आ गया, मिस्टर सी भी मान गया कि भाई ठीक है मैं 10,000 इसको दे दूंगा। मिस्टर बी ने कहा ठीक है मुझे कोई मसला नहीं, अब मैं मिस्टर सी से 10,000 रुपये लूँगा, मिस्टर ए से नहीं लूँगा। तो अब मिस्टर ए जो ओरिजिनल प्रोमिसर था जिसका मेन कॉन्ट्रैक्ट था वो अब कॉन्ट्रैक्ट में से निकल गया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर बी और मिस्टर सी के दरमियान रह गया। अब अगर मिस्टर सी डिफ़ॉल्ट करता है, मिस्टर सी पैसे नहीं देता, तो वो वापस मिस्टर ए को इन्फोर्स नहीं कर सकता। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब इधर ऑफिशियली इस बात को हम देख रहे हैं कि अगर जो है वो प्रोमिसर ने किसी और को अपनी जगह अपॉइंट कर दिया है परफॉर्मेंस के लिए और प्रोमिसी ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है, तो अब वापस उसी प्रोमिसर से वो जो है वो डिमांड नहीं कर सकता। इस तरह का हम एक पास पेपर का क्वेश्चन भी देख चुके हैं। कामरान बोरोज
200,000 फ्रॉम बाबर एंड प्रोमिसेस टू रीपे विद इन अ मंथ। कामरान ने उधार लिए बाबर से पैसे 2 लाख रुपए और उसने प्रॉमिस किया कि 1 महीने के अंदर अंदर ये 2 लाख रुपए हैं ये मैं वापस कर दूंगा। अकमल द फादर ऑफ कामरान, अकमल जो था कामरान का वालिद, पेज ₹200,000 टू बाबर, उसने बाबर को 2 लाख रुपए पे कर दिए। कामरान इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी। अब जो है वो प्रॉमिस जो पे किए हैं वो किसी और पर्सन ने किए हैं, थर्ड पर्सन ने किए हैं, तो कामरान ऑटोमेटिकली इस लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो गया क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म हो गया, चाहे वो उस इंसान की तरफ से नहीं हुआ, वो किसी थर्ड पर्सन की तरफ से हो गया। उसके बाद है डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज। जॉइंट लाइबिलिटीज के केस में क्या होगा? Unless a contrary intention appears in case of several promisor, the following person must perform the promise. प्रोमिसर एक से ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा प्रोमिसर हैं, तो अब जो है उनकी क्या लाइबिलिटी होगी? क्या वो प्रोमिसर एक एक करके कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं, प्रोमिस को परफॉर्म कर सकते हैं, या वो इकट्ठे परफॉर्म करेंगे, या कौन परफॉर्म करेगा? ये तो हमने अभी तक जो चीज़ें देखी हैं वो सिंपल सी चीज़ें देखी हैं प्रोमिसर के बारे में। हमने देखा कौन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकता है, हमने कहा भाई प्रोमिसर परफॉर्म कर सकता है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं, वो किसी और को अपॉइंट कर सकता है परफॉर्म करने के लिए। इन केस वो किसी और को अपॉइंट करता है, कोई थर्ड पर्सन आता है परफॉर्मेंस के लिए, तो अब जो है वो ओरिजिनल जो प्रोमिसर है वो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो चुका है थर्ड पर्सन के साथ। अब उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है प्रोमिसी का चलेगा अगर प्रोमिसी ने थर्ड पर्सन को एज अ परफॉर्मेंस के लिए एक्सेप्ट कर लिया है। ये 3-4 चीज़ें हमने छोटे छोटे मेन कंसेप्ट देखे जो बेसिक कंसेप्ट थे। उसके बाद डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज़ में ये है कि अगर एक से ज़्यादा प्रोमिसर्स हों, इस केस में कौन जो है वो परफॉर्म करेगा कॉन्ट्रैक्ट? All the promisors jointly in case of all promisors are alive। ये बात आपने जहन में रखनी है कि आपको सिनेरियो बना के यहाँ से दे सकता है कि इतने सारे प्रोमिसर्स हैं, अब एक प्रोमिसर जो है वो परफॉर्म कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को, क्या एक प्रोमिसर कर सकता है? या बी एक मिस्टर जो है प्रोमिसी वो एक प्रोमिसर को इन्फोर्स कर रहा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो, तो क्या ऐसा मुमकिन है? तो आप बताएंगे इन केस ऑल प्रोमिसर्स आर अलाइव, तो ऑल प्रोमिसर ज्वाइंटली, तो ऑल प्रोमिसर जो ज्वाइंटली हैं वो लायबल हैं परफॉर्म करने के लिए। ये प्रोमिसर्स की बात हो रही है, प्रोमिसी की बात हम आगे करेंगे। प्रोमिसर वो होता है जिसने प्रोमिस किया होता है, जिससे प्रोमिस किया होता है उसको प्रोमिसी कहते हैं, उसकी बात हम बात नहीं करेंगे। फिल वक्त हम प्रोमिसर की बात कर रहे हैं, प्रोमिसर की हम ये बात कर रहे हैं अगर एक से ज़्यादा प्रोमिसर्स हैं और वो सब के सब अलाइव हैं, वो सब के सब जिंदा हैं, तो वो सब मिल के प्रोमिस को परफॉर्म करेंगे। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड प्रोमिसर ज्वाइंटली, इसमें ये कहना चाह रहा है कि अगर एक प्रोमिसर जो है वो मर गया है, 2 से 3 प्रोमिसर्स हैं, एक से ज़्यादा प्रोमिसर्स हैं, एक प्रोमिसर की डेथ हो चुकी है, तो जो जिस प्रोमिसर की डेथ हुई है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाएंगे, बाकी सारे प्रोमिसर इस तरह ही रहेंगे और फिर वो सब मिलके जो है वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे, प्रोमिस को परफॉर्म करेंगे। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल देम ज्वाइंटली इन केस ऑफ डेथ ऑफ ऑल ज्वाइंट प्रोमिसर्स, अगर सब ज्वाइंट प्रोमिसर्स की डेथ हो चुकी है तो उन सब के रिप्रेजेंटेटिव्स भी उसको ज्वाइंटली परफॉर्म करेंगे। इसमें मेन जो चीज़ है, मेन फोकस है, अगर एक से ज़्यादा प्रोमिसर्स हैं ना, तो अगर जिंदा हैं वो सब के सब परफॉर्म करेंगे, अगर कोई मर गया तो उसका रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा लेकिन परफॉर्म वो ज्वाइंटली ही करेंगे, और अगर सब के सब मर गए हैं तो उनके रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइंटली ही परफॉर्म करेंगे, एक एक करके ज़्यादा परफॉर्म नहीं करेंगे। सब बराबर जो है वो परफॉर्मेंस के जो है वो उन पे फ़र्ज़ होगी, सब लोग बराबर जो है वो ज्वाइंटली अपना प्रॉमिस को परफॉर्म कर रहे होंगे। तो मेन चीज़ ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। इसकी हम जो है वो एग्जांपल भी देख लेते हैं। आज़म एंड बाबर ज्वाइंटली प्रोमिस टू रीपे अ लोन ऑफ 10,000 ऑन अ स्पेसिफाइड डे। आज़म और बाबर ने प्रोमिस किया कि 10,000 का वो लोन रीपे करेंगे, उन्होंने कोई लोन लिया हुआ था। आज़म और बाबर अब ज्वाइंट प्रोमिसर हैं, 2 प्रोमिसर्स हैं इसमें। आज़म डाइज बिफोर दैट स्पेसिफाइड डे, उस दिन से पहले ही आज़म जो है मर गया,
Azam's representatives jointly with Babur must perform the promise on the specified day. उस स्पेसिफाइड डे पे आजम के रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि आजम मर चुका है, और बाबर ज्वाइंटली दोनों मिल के इस प्रॉमिस को परफॉर्म कर रहे होंगे। सिंपल सी एग्जांपल थी, बिल्कुल यही चीज़ हमने पढ़ी है कि अगर सारे प्रोमिसर अलाइव हैं तो वो सब ज्वाइंटली परफॉर्म करेंगे, अगर कोई एक मर गया है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव और बाकी प्रोमिसर, लेकिन वो होंगे ज्वाइंटली, सब करेंगे इकट्ठे ही परफॉर्म। और अगर सब मर गए हैं तो सब के रिप्रेजेंटेटिव। इसी तरह का केस, असलम, बशीर एंड साहिल ज्वाइंटली प्रोमिस टू पे ₹3000 टू दाऊद। असलम, बशीर और साहिल ने एक साथ जो है वो प्रॉमिस किया दाऊद को 3000 पे करने का। असलम, बशीर एंड साहिल मस्ट कंट्रीब्यूट ₹1000 ईच। उन्होंने कहा भाई तीनों 1,000 रुपये जो है वो हम आपस में बांट लेंगे, तीनों 1,000 दे के तो 3000 दाऊद को पे कर देंगे। इफ़ असलम डाइज देन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ असलम आर लायबल टू पे 1000। तो असलम के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो 1000 देंगे, बशीर और साहिल 1000 देंगे, और टोटल 3000 जो है वो दाऊद को पे कर दिया जाएगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट था। यहाँ पर जो प्रोमिसर के हवाले से जितना कंसेप्ट था हमारा, प्रोमिसर की क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं परफॉर्मेंस के हवाले से, तकरीबन वो कंप्लीट हो गया। आगे एक दो थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें और आएंगी, लेकिन वो प्रोमिसी के लिहाज से ही हम प्रोमिसर को देख रहे होंगे, उसको भी देख लेंगे। अब बात करते हैं, इसको आप एक दफ़ा देख लें, पढ़ लें, कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आती वो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे जो चीज़ है वो है रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस। जॉइंट प्रोमिसेस जो हैं, एक से ज़्यादा लोग जब इन्वॉल्व होते हैं प्रोमिसेस में, दो प्रोमिसर, दो प्रोमिसी, दो प्रोमिसी, एक प्रोमिसर, इस तरह के जो केसेस होते हैं उनमें क्या चीज़ें हो रही होती हैं उनको देखते हैं। जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी। When two or more persons make a joint promise, the promisee may, in absence of express agreement to the contrary, compel any one or more of such joint promiser to perform the whole of the promise। अब आपने बात ध्यान से समझनी है, इसको पिछली बात से कंफ्यूज नहीं करना। जो पीछे हमने बात पढ़ी, पीछे हमने पढ़ा अगर जो प्रोमिसर है ना वो सब ज्वाइंटली प्रोमिस को परफॉर्म करेंगे। अब इधर बात हो रही है प्रोमिसी की। प्रोमिसी किसी भी एक शख्स को या उनको ज्वाइंटली, ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटी का यही मतलब होता है। ये जो कंसेप्ट है ये हम एजेंसी वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, ये हम पार्टनरशिप वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। ये जो कंसेप्ट है ये शुरू यहाँ से हो रहा है, अब से आज के लेक्चर से, ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटी। इसका मतलब होता है कि वो सब ज्वाइंटली भी लायबल हैं और वो अलग-अलग भी अपनी परफॉर्मेंस के लिए लायबल हैं। फॉर एग्जांपल जो है मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी, तीन लोग हैं, वो प्रोमिसर्स हैं तीनों, और मिस्टर सी जो है वो प्रोमिसी है, और इन तीनों ने मिस्टर सी के 10,000 रुपये देने हैं या 12,000 रुपये देने हैं, तीनों ने 4,000 रुपये देने हैं। अब मिस्टर सी जो है वो अकेले, जो मिस्टर डी के, सॉरी, इन तीनों ने, मिस्टर ए बी सी ने मिस्टर डी के जो है वो 10,000 रुपये देने हैं। अब मिस्टर डी जो है वो चाहे तो मिस्टर ए को अकेले को फोर्स करे, भाई आपने मेरे पैसे देने हैं, मेरे पैसे दो, मेरे 10,000 रुपये दो, या तो वो उन तीनों को इन्फोर्स करे, उन पे एक मुकदमा करना है तो वो चाहे तो उन तीनों पे मुकदमा करे, चाहे वो अकेले भी मुकदमा करे। ये हम प्रोमिसी के लिहाज से देख रहे हैं। प्रोमिसर्स के लिहाज से उन तीनों ने ही परफॉर्म करना है, उन तीनों ने इकट्ठों ने परफॉर्म करना है। लेकिन प्रोमिसी किसको इन्फोर्स कर सकता है? प्रोमिसी की मर्जी, प्रोमिसी की मर्जी, वो जिसको मर्जी इन्फोर्स करे, चाहे वो उनको अलग-अलग इन्फोर्स करे, चाहे उनको इकट्ठों को इन्फोर्स करे, ये प्रोमिसी की मर्जी है। लेकिन प्रोमिसर्स के केस में क्या है? प्रोमिसर ने, तीनों ने जो है वो ज्वाइंटली प्रोमिस को परफॉर्म करना है। इसकी हम एग्जांपल भी देखते हैं, चीज़ें हमारे सामने मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। आज़म, बाबर एंड सकलैन ज्वाइंटली प्रोमिस टू पे दावर ₹3000। आज़म, बाबर एंड सकलैन ने प्रॉमिस किया दावर को 3,000 रुपये देने का। दावर में कंपेल आइदर आज़म और बाबर और सकलैन टू पे 3,000। अब वो तीनों में से किसी को भी इन्फोर्स कर सकता है, किसी को भी कंपेल कर सकता है, भाई मुझे 3,000 रुपये मेरे पे करो। चाहे तो वो आज़म को करे, चाहे बाबर को करे, चाहे सकलैन को करे, चाहे तीनों को करे, ये उसकी मर्जी है। वो किससे डिमांड करे पैसों की, वो जिससे मर्जी डिमांड कर सकता है। लेकिन प्रोमिसर्स के हवाले से, प्रोमिसर्स
जो हैं आजम, बाबर और सकलैन, इन तीनों ने इकट्ठों ने परफॉर्म करना है, तीनों ने 1,000 रुपये देने हैं। इन तीनों की लाइबिलिटी क्या है, ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे अनलेस तीनों जो हैं वो अलाइव हैं। इस केस में तीनों अलाइव हैं तो तीनों इकट्ठे परफॉर्म करेंगे, 1,000 रुपये तीनों डाल के 3,000 रुपये जो है वो दावर को देंगे। लेकिन दावर किससे डिमांड कर सकता है, दावर इन तीनों से भी कर सकता है, अकेले किसी भी इंडिविजुअल शख्स से भी कर सकता है। आगे इसके और कंसेप्ट खुलेंगे तो आपको मज़ीद चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। सिंपली अभी इस बात को आप अपने जहन में बिठा लें, इसको एक बार पढ़ भी सकते हैं आप, सिंपल सा कंसेप्ट है। राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन। अब देखें, अब आपको चीज़ जो है वो मज़ीद वाज़ेह होगी। Each of two or more joint promisors may every other joint promisor to contribute equally with himself to the performance of the promise unless a contrary intention appears from the contract। ये क्या बात कर रहा है, ये बात ये कर रहा है मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी वही केस ले लेते हैं। उन्होंने 12,000 रुपये मिस्टर डी के देने हैं। मिस्टर डी ने इन्फोर्स किया ए को, भाई पैसे दे, मुझे पैसे दे, मैं तेरे ऊपर केस करने लगा हूँ। उसने मिस्टर ए पे केस कर दिया। अब मिस्टर ए बेचारा परेशान, मिस्टर ए कह रहा है मुझे जेल हो जाएगी। उसने कहीं से पकड़ के 12,000 रुपये मिस्टर डी को दे दिए। अब मिस्टर डी जो है वो अपनी जगह सही है, लॉ ने प्रोमिसी को जो है वो ये हक दिया है, वो किसी से भी जो है वो मांग कर सकता है पैसों की, किसी के खिलाफ भी इन्फोर्स कर सकता है अपना कॉन्ट्रैक्ट। उसने तो उससे पैसे दे दिए। अब उनकी आपस में क्या लाइबिलिटी है प्रोमिसर्स की, अब वो कहेगा भाई मैंने 12,000 उसको दे दिए, दोनों चुप करके मुझे 4-4 हज़ार दो वरना मैं आप दोनों पे केस कर दूंगा। अब उनकी आपस में लाइबिलिटी उसी तरह लेगी। थर्ड पर्सन अलग चीज़ है। उन तीनों ने मिलकर थर्ड पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, मैं आपके इतने पैसे दूंगा। थर्ड पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट अलग है, वो थर्ड पर्सन उन तीनों से किसी को भी जो है वो इन्फोर्स कर सकता है, लेकिन वो उन तीनों का आपस में अलग है कि हम तीनों जो दोस्त हैं वो 4-4 हज़ार रुपये डाल के उसको 12,000 रुपये उसको पे करेंगे। अब उसने पे कर दिया है तो अब उससे उन दोनों से अपने जो साथ वाले प्रोमिसर्स हैं उनसे वो कंट्रीब्यूशन, उनका हिस्सा क्लेम कर सकता है। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। आजम, बाबर एंड सकलैन ज्वाइंटली प्रोमिस टू पे दावर अ सम ऑफ 3,000। बिल्कुल वही एग्जाम्पल है। आजम, बाबर और सकलैन ने प्रोमिस किया दावर को भी हम आपको 3,000 रुपये पे करेंगे। सकलैन इज कंपेल्ड टू पे द होल। उसने सकलैन को कंपेल किया दावर ने कि भाई तुम सारे पैसे पे करो, सारे पैसे पे करो। आजम इज इंसॉल्वेंट। आजम हो गया जी इंसॉल्वेंट, आजम हो गया दिवालिया। बट his assets are sufficient to pay 1/2 of his debts। लेकिन उसके जो एसेट्स हैं ना वो आधा डेट पे करने के सफिशेंट हैं। आधा डेट क्या मतलब है, इन तीनों के हिस्से में कितने कितने रुपए थे, 3,000 रुपये उन्होंने दावर के देने थे, तो इन तीनों के हिस्से में कितने कितने रुपए थे बाबर और सकलैन और आजम के, 1,000 रुपये। उन तीनों ने 1,000 रुपये देने थे, लेकिन आजम का हो गया दिवालिया। आजम के पास बस इतने पैसे हैं कि वो 500 रुपये पे कर सकता है। वो 1/2 ऑफ हिज डेट, अपने डेट का आधा पे कर सकता है, तो वो 500 रुपये पे करेगा। सकलैन इज इंटाइटल्ड टू रिसीव ₹500 फॉर आजम डेट एंड ₹1,250 फ्रॉम बाबर। अब जो है सकलैन जो तीसरा प्रोमिसर है उनका जॉइंट प्रोमिसर, वो 1250 अपनी तरफ से डालेगा, 1250 जो है वो आजम से लेगा और 500 रुपये जो है वो आजम से लेगा, वो 500 रुपये, और 1250 लेगा वो बाबर से। तो ये टोटल मिला के तीनों 3,000 रुपीज़ जो है वो दावर को पे करेंगे। ठीक है, बात समझने की ये है मेन चीज़। अगर तीनों कंट्रीब्यूटर हैं तो थर्ड पर्सन जो है जिसके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, जो प्रोमिसी है, वो तो किसी से भी जो है वो इन्फोर्स कर सकता है। अब वो सकलैन को इन्फोर्स कर रहा है, सकलैन को कह रहा है सारे पैसे पे करो। सकलैन ने इस केस में सारे पैसे पे कर दिए हैं। अब सकलैन उन दोनों से कहेगा भाई तुम लोग कंट्रीब्यूट करो। आजम कहेगा भाई मेरा तो हो गया दिवालिया, ये देख लो मेरे पास अब तो खाने के भी पैसे नहीं है, तो अब मेरे पास जो हैं देने को मेरे एसेट्स बेच के वो सिर्फ 500 रुपये हैं, ये 500 मैं आपको दे रहा हूँ। उससे 500 लेगा और बाबर को कहेगा कि 1250 रुपये आप दें, तो 1250 बाबर से लेगा, ये उसका हक है क्योंकि उसने 3,000 रुपीज़ उसको पे किए हैं। तो मेन कंसेप्ट जो इसमें वो ये है, आपस में जो प्रोमिसर्स हैं, जो प्रोमिसर्स आपस की उनकी जो भी कन्वर्सेशन है, उनका जो भी आपस का कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक दूसरे से कंट्रीब्यूशन जो है वो क्लेम कर सकते हैं थर्ड पार्टी के एवज।
थर्ड पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट है, थर्ड पार्टी किसी को भी कंपेल कर सकती है, किसी को भी इन्फोर्स कर सकती है प्रोमिस को परफॉर्म करवाने के लिए। जो प्रोमिसी है वो किसी को भी इन्फोर्स कर सकता है, लेकिन आपस में तीनों ने बराबरी से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है। यही चीज़ हम प्रोमिसर के पॉइंट्स में देख के आए हैं। इन केस ऑल प्रोमिसर्स आर अलाइव, ऑल हैव टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्म द प्रोमिस। सबको बराबर जो है अपनी परफॉर्मेंस करनी होगी। ये सिंपल सी बात। बिल्कुल इसी चीज़ से रिलेटेड अगली बात, शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफ़ॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन। अगर कंट्रीब्यूशन में कोई लॉस आ गया है तो बाकी प्रोमिसर जो हैं वो जिसको लॉस आया है उसको कंपनसेट करेंगे। इसकी भी हम एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह की है। आजम, बाबर एंड सकलैन आर अंडर अ जॉइंट प्रोमिस टू पे दावर ₹3000। आमिर, बाबर और आजम, बाबर और सकलैन बिल्कुल वही 1000 रुपये उन्होंने दावर को देने हैं। सकलैन इज अनएबल टू पे एनीथिंग। सकलैन जो है उसका दिवालिया हो गया, जो मर्जी हो गया, अब वो पैसा पे नहीं कर सकता। एंड आज़म इज़ कंपेल्ड टू पे द होल। आज़म को जो है वो दावर इन्फोर्स कर रहा है कि आप पैसे पे करो मुझे, आप लोगों ने मेरे 3000 रुपये पे करने हैं। आज़म ने उनको 3000 रुपये पे कर दिए। आज़म इज़ इंटाइटल्ड टू रिसीव 1500 फ्रॉम बाबर। अब वो 1500 बाबर से लेने का हकदार हो चुका है। मेन बात यह है, अगर तीनों एक से ज़्यादा प्रोमिसर्स हैं, उनमें से अगर किसी को डिफ़ॉल्ट हो जाता है, कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, उनमें से प्रोमिसर्स के हवाले से कंट्रीब्यूशन जिन्होंने की हुई है उनमें से लॉस हो जाता है, तो जो बाकी प्रोमिसर होंगे वो उसको बराबर कंपनसेट करेंगे। मेन कंसेप्ट इन दोनों हेडिंग्स का, शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफ़ॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन एंड राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन का, यही है। लेकिन जो प्रोमिसी है वो किसी को भी कंपेल कर सकता है, किसी को भी इन्फोर्स कर सकता है परफॉर्मेंस के लिए। इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर। एक जॉइंट प्रोमिसर रिलीज हो जाता है, इसका क्या इफेक्ट होगा? इसका मतलब ये है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी ने मिस्टर डी के 30,000 रुपये देने हैं। अब मिस्टर डी जो हैं वो कहते हैं, इन तीनों ने 10-10 हज़ार रुपये देने हैं। मिस्टर डी जो है वो कहते हैं मिस्टर ए को कि चलो यार तुम पैसे ना देना। ये जो चलो यार तुम पैसे ना देना, ये चीज़ है मिस्टर ए को कहना। इसका मतलब है मिस्टर ए जो है वो प्रोमिस से रिलीज़ हो चुका है। इसको एग्जाम्पल में और देखते हैं आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है इसी कंसेप्ट को। Whether two or more persons have made a joint promise, एक से ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा लोगों ने joint promise किया। A release of one of such joint promiser, एक joint promiser release हो गया by the promisee की तरफ से, does not discharge the other joint promiser और joint promiser। तो इसका ये मतलब नहीं, अब प्रोमिसी ने कह दिया भाई आप ना देना, कोई मसला नहीं, आप मुझे ना देना, लेकिन अब वो तीनों जो हैं, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, वो जो तीनों प्रोमिसर्स हैं उनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट है। अब उन्होंने आपस कंपनसेट करना ही करना है। उनके पास जो है वो कंट्रीब्यूट करने का राइट मौजूद है। उनके पास अगर कोई लॉस आता है उसको बराबर शेयर करने का राइट मौजूद है। थर्ड पर्सन जो मर्जी कह रहा है, थर्ड पर्सन ने उसको जो है वो आज़ाद कर दिया, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू प्रोमिसर्स देमसेल्फ, उनके हवाले से, उनके आपस के हवाले से वो बिल्कुल भी किसी भी किस्म का आज़ाद नहीं हुआ है। इसकी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। आज़म, बाबर एंड सकलैन जॉइंटली प्रोमिस टू पे दावर 3000। आज़म, बाबर और सकलैन ने जो है वो प्रोमिस किया दावर को 3000 हम पे करेंगे। दावर रिलीजेस आज़म फ्रॉम हिज लाइबिलिटी। उसने कहा भाई आज़म तुझे मैं सू नहीं करता, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। एंड सूज बाबर एंड सकलैन फॉर पेमेंट। उसने बाबर और सकलैन पे मुकदमा कर दिया पेमेंट के लिए। हेयर नाइदर बाबर एंड सकलैन आर रिलीज फ्रॉम देयर लाइबिलिटी टू दावर। यहाँ बाबर और सकलैन जो हैं वो तो बिल्कुल भी रिलीज नहीं हुए अपनी लाइबिलिटी से, क्योंकि उन पे तो मुकदमा होगा, उन्होंने तो पे करने ही करने पैसे। नॉर इज आज़म रिलीज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी टू बाबर एंड सकलैन। दावर ने तो आज़म को आज़ाद कर दिया, मैं तेरे पे केस नहीं कर रहा, मैं आप पे केस नहीं कर रहा, लेकिन बाबर और सकलैन के हवाले से आज़म किसी भी तरह से आज़ाद नहीं हुआ। बाबर और सकलैन का हक है कि आज़म से कंट्रीब्यूट करवाएं जो पैसे उन्होंने पे करने हैं दावर को। सिंपल सा कंसेप्ट था। अगर एक ज्वाइंट प्रोमिसर को प्रोमिसी रिलीज कर देता है
तो प्रोमिसर के जो आपस में एक जो भी उनकी बात वगैरह है उसके हवाले से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो प्रोमिसर्स को कंट्रीब्यूट करने का वैसे ही मजाज होगा, प्रोमिसर्स को कंट्रीब्यूट किसी भी किस्म के लॉस में करने का वैसे ही मजाज होगा। लेकिन प्रोमिसी के लिहाज से वो अगर जो है वो रिलीज़ हो गया वो अलग बात है। प्रोमिसी ने रिलीज़ कर दिया है, प्रोमिसी उस पर मुकदमा नहीं कर रहा है, लेकिन प्रोमिसर्स आपस में उनकी बात हो चुकी है कि हम तीनों बराबर जो है वो पेमेंट करेंगे, वो तीनों अभी भी बराबर पेमेंट करेंगे। प्रोमिसर के लिहाज से वो रिलीज़ नहीं होगा। इसी तरह के आपको जो है वो सिनेरी बना के देगा, यहीं से आपको वो ट्रिक उठाएगा। वो इस तरह का सिनेरी बनाएगा कि वो साबित कर रहा हो कि भाई बहुत मजलूम है आज़म, तो इसीलिए उस पर मुकदमा नहीं किया। प्रोमिसी ने इतना ज़्यादा मजलूम बना के पेश कर रहा होगा। आपने सेंटिमेंट्स में नहीं आना, इमोशंस को साइड पे रख के लॉ के हवाले से सोचना है कि हमने प्रोविजन क्या पढ़ी है और उस प्रोविजन को अप्लाई करना है। तो ये सिंपल से कंसेप्ट हैं, इनको साथ साथ आप देखते जाएं। दिस तरह डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स हमने प्रोमिसर्स की देखी हैं, इसी तरह प्रोमिसी की देखते हैं। व्हेन अ पर्सन हैज़ मेड अ प्रोमिस to two or more persons jointly, then unless contrary intention appears from the contract, the right to claim परफॉर्मेंस रेस्ट एज बिटवीन हिम एंड देम। जो प्रोमिसी है वो उसके पास राइट है जो डिमांड करने का परफॉर्मेंस को विद देम ड्यूरिंग देयर जॉइंट लाइव्स, उनकी ज़िंदगी के दौरान, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ एनी ऑफ देम, अगर उनमें से किसी की डेथ हो जाती है तो विद द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सच डिजीज पर्सन ज्वाइंटली विद द सर्वाइवर ऑफ सर्वाइवर्स। तो वो उन डिजीज जिनकी डेथ हो गई है उसके रिप्रेजेंटेटिव से परफॉर्मेंस को डिमांड कर सकता है, जो जिंदा हैं उनसे डिमांड कर सकता है, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ लास्ट सर्वाइवर, और अगर सब की डेथ हो चुकी है विद द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल ज्वाइंटली। तो पीछे हमने प्रोमिसर के बारे में पढ़ा था कि अगर सारे प्रोमिसर जिंदा हैं तो सब मिलके उसको परफॉर्म करेंगे। इसमें हम पढ़ रहे हैं अगर सारे प्रोमिसर जिंदा हैं तो प्रोमिसी किसी से भी जो है वो प्रॉमिस को डिमांड कर सकता है। उधर हमने पढ़ा था अगर कोई प्रोमिसर मर चुका है तो वो जो मर चुका है उसके रिप्रेजेंटेटिव और बाकी प्रोमिसर मिलके उसको परफॉर्म करेंगे। यहाँ हम पढ़ रहे हैं अगर कोई प्रोमिसर मर चुका है तो प्रोमिसी उस मरे हुए के रिप्रेजेंटेटिव और बाकी जो सर्वाइवर्स हैं उनको इन्फोर्स कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, या उनको सबको करे या उनको अलग-अलग करे। उधर हमने पढ़ा था अगर सारे के सारे प्रोमिसर्स मर चुके हैं तो उन सब के रिप्रेजेंटेटिव्स परफॉर्म करेंगे प्रॉमिस को। इधर हम पढ़ रहे हैं अगर सारे के सारे प्रोमिसर मर चुके हैं तो प्रोमिसी किसी को भी इन्फोर्स कर सकता है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनमें से, या उनको सबको इन्फोर्स कर सकता है परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस के लिए। तो मेन चीज़ हमने दोनों जगह पे एक ही चीज़ पढ़ी है, लेकिन यहाँ प्रोमिसी के लिहाज से हम बातों को देख रहे हैं, वहाँ पे हम प्रोमिसर के लिहाज से बातों को देख रहे थे। चीज़ कोई मुख्तलिफ नहीं है, कंसेप्ट कोई मुख्तलिफ नहीं है, बिल्कुल सेम बातें हैं। आपने इन चीज़ों को डाइजेस्ट करते जाना है। कहीं से कोई चीज़ आपको समझ ना आए आप मुझे फ़ोन जो है व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। नंबर जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये हमारा कंसेप्ट था मेन जो था। उसके बाद इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। आज़म इन कंसिडरेशन ऑफ ₹5000 लेंड टू हिम बाय बाबर एंड सिकलैन, उसने 5000 जो थे वो बाबर सिकलैन से ले। द प्रोमिसेस बाबर एंड सिकलैन ज्वाइंटली टू रीपे देम दैट सम विद इंटरेस्ट ऑन अ डे स्पेसिफिक। उन्होंने कहा भाई इस ख़ास दिन पे आपने सूद समेत जो है वो अमाउंट देनी है। बाबर डाइज, बाबर मर गया। द राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस रेस्ट विद बाबर्स रिप्रेजेंटेटिव्स ज्वाइंटली विद सिकलैन ड्यूरिंग सिकलैन्स लाइफ। तो अब वो आज़म किससे डिमांड कर सकता है परफॉर्मेंस? बाबर के रिप्रेजेंटेटिव से और सिकलैन से, अगर सिकलैन जिंदा है। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ सिकलैन, अगर सिकलैन भी मर गया, विद द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बाबर एंड सिकलैन ज्वाइंटली, तो वो उन दोनों के रिप्रेजेंटेटिव से परफॉर्मेंस को डिमांड कर सकता है। उन दोनों के रिप्रेजेंटेटिव से परफॉर्मेंस को डिमांड कर सकता है। ये हमारा सिंपल सा कंसेप्ट था। ये हमारा आज का टॉपिक था। इसको पढ़ लें। कहीं से भी किसी भी चीज़ की आपको समझ ना आ रही हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके हम क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके अपना पिछला जो है कंसेप्ट ले लें। किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस की हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन जो है वो स्प्रिंग 2011 का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 है। 2 मार्क्स के लिए आपसे पूछा गया था।
आई कैप स्टैटिस्टिक्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 है, स्प्रिंग 11 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था? बिनियामिन बोरोड ₹1 मिलियन फ्रॉम हातिम एंड ताहिर ज्वाइंटली। बिनियामिन ने हातिम और ताहिर दोनों से 10 लाख रुपए लिए एंड प्रोमिस टू रीपे द अमाउंट ऑन 1 मार्च 2011। उसने प्रोमिस किया भाई मैं 1 मार्च 2011 को ये अमाउंट लौटा दूंगा। With reference to the Contract Act 1872, state who can claim performance in the following situations। तो हमने बताना है कौन क्लेम कर सकता है परफॉर्मेंस को फॉलोइंग सिचुएशंस पे। बोथ हातिम एंड ताहिर आर अलाइव ऑन ड्यू डेट। अगर दोनों अलाइव हैं तो कौन जो है वो डिमांड कर सकता है परफॉर्मेंस? हातिम डाइज बिफोर ड्यू डेट, और अगर हातिम ड्यू डेट से पहले मर गया तब कौन परफॉर्मेंस डिमांड करता है? बोथ हातिम एंड ताहिर डाई बिफोर द ड्यू डेट। अगर दोनों मर गए हैं तो फिर कौन जो है वो क्लेम कर सकता है परफॉर्मेंस को? बिल्कुल सिंपल सी बात पूछी है, कोई कम्प्लेक्स बात नहीं पूछी। उसने सिनेरियो का तो कोई ताल्लुक ही नहीं बनाया। उसने सिंपल सा प्रोमिसर और प्रोमिसेस को आइडेंटिफाई किया और उसने बताया बताओ भाई एक कौन कर सकता है। ये तो वही हिसाब होगा अगर वो सीधे से पूछ लेता कि इन केस में जो है बता दें प्रोमिसर कौन परफॉर्मेंस जो है वो क्लेम कर सकता है, तब भी हम उसका सेम ही जवाब देते हैं। बस हमें इधर नाम इजाफी लगाने पड़े हैं। Unless a contrary intention appears from the contract, the right to claim performance rests with हातिम एंड ताहिर ज्वाइंटली। एक केस में दोनों जो हैं वो जिंदा हैं तो दोनों ज्वाइंटली परफॉर्मेंस जो है वो क्लेम कर सकते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ हातिम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हातिम ज्वाइंटली विद ताहिर। हातिम अगर मर गया तो हातिम के रिप्रेजेंटेटिव और ताहिर परफॉर्मेंस को क्लेम कर सकते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ बोथ, तो अगर दोनों मर गए हैं तो दोनों के रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइंटली। सिंपल सा क्वेश्चन था, स्प्रिंग 2011 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया। आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है। जो लास्ट पैराग्राफ हमने पढ़ा है उसी को उसने पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। स्प्रिंग 2010 में 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था? सुहेल एंड अफाक लेंट ₹2 मिलियन टू मोहसिन, लैला एंड फैजान ज्वाइंटली। 2 प्रोमिसी हैं 3 प्रोमिसर्स हैं, सॉरी 2 प्रोमिसर्स हैं 3 प्रोमिसेस हैं। सुहेल एंड अफाक लेंट ₹2 मिलियन टू मोहसिन, लैला एंड फैजान ज्वाइंटली। 3 लोगों को 2 लाख रुपए 20 लाख रुपए दिए सुहेल एंड अफाक ने। ऑन ड्यू डेट लैला बिकम इंसॉल्वेंट। लैला जो है उसका दिवालिया हो गया। विदाउट इन्फॉर्मिंग सुहेल, अफाक वांट्स मोहसिन टू रीपे द फुल अमाउंट। अब सुहेल को बताए बगैर अफाक चाहता है कि मोहसिन को कंपेल करे कि वो फुल अमाउंट पे करे। अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एक्सप्लेन वेदर मोहसिन कैन कंपेल्ड टू पे द फुल अमाउंट टू अफाक। क्या मोहसिन को जो है वो कंपेल किया जा सकता है फुल अमाउंट पे करने का अफाक को? अफाक क्या है? प्रोमिसर है। 2 प्रोमिसर हैं 3 प्रोमिसी। तो हम पढ़ चुके हैं कि प्रोमिसर जो है वो अकेला क्या डिमांड कर सकता है परफॉर्मेंस को, जबकि सब के सब अलाइव हों। अफाक अलोन कैन नॉट कंपेल मोहसिन टू मेक द पेमेंट अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। द राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस rests with all promisees jointly and a single promisee cannot demand the performance। एक से ज़्यादा प्रोमिसी हैं तो वो सब ज्वाइंटली जो है वो डिमांड कर सकते हैं, अकेला डिमांड नहीं कर सकता। ये हम अभी के लेक्चर में पढ़ के आए हैं। सिंपल सी बात थी वो उसने पूछी है, वही बात हमने लिख के बता दी, इसके हमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगला पार्ट वो क्या पूछता है? व्हाट राइट्स अवेलेबल टू मोहसिन इफ़ ही रीपेज अमाउंट फुल। अगर वो फुल अमाउंट पे कर देता है तो उसके क्या राइट्स होंगे? ऑब्वियसली उसके राइट्स ये होंगे, लैला जो है वो इंसॉल्वेंट हो चुकी है तो वो अफाक से अपनी पेमेंट जो है वो क्लेम कर ले। बिल्कुल यही चीज़ उन्होंने लिखी है। मोहसिन may compel every other joint promisor to contribute equally with himself to performance of promise unless a contrary intention appears from the contract. Therefore, Faizan must share the loss arising from default of Laila equally with Mohsin। तो वो फैज़ान के साथ इक्वली लॉस को जो है वो एडजस्ट कर लेगा, क्योंकि लैला जो है वो
इंसॉल्वेंट हो चुकी है, वो पैसे पे नहीं कर सकती। बिल्कुल देखें आप, जो जो बातें हम डिस्कस करके आए हैं उन्हीं को उसने सिनेरियो बना के पूछा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आपके स्टडी टेक्स्ट में आएंगे, जितनी आप आईकेप के पेपर में आएंगे, जितनी आपकी तैयारी अच्छी होगी, जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी प्रोविजंस के साथ, उतनी अच्छी तरह आप इनको टैकल कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया। ए पार्ट था 6 मार्क्स के लिए, बी पार्ट था 2 मार्क्स के लिए। स्प्रिंग 2017 का क्वेश्चन था। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर आपकी स्टडी टेक्स्ट का जो है वो 3 है। फहीम, सलीम एंड जमील जॉइंटली बोरोड ₹50 million फॉर अ बिजनेस प्रोजेक्ट फ्रॉम अ कॉमन फ्रेंड कमल। उनका कॉमन फ्रेंड है कमल, उससे उन्होंने ₹50 million बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए। दे ज्वाइंटली प्रोमिस टू रीपे द बोरोड अमाउंट। उन्होंने तीनों ने ज्वाइंटली प्रोमिस किया कि भाई हम इस अमाउंट को तीनों ज्वाइंटली पे कर देंगे। अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कमेंट ऑन द फॉलोइंग। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट, व्हाट वुड बी द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ज्वाइंट प्रोमिसर्स? Also explain their right and liabilities if Kamal releases Jamil from the joint liability। उसने तकरीबन केस का इसमें भी डिस्कस नहीं किया। जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, जितने कंसेप्ट हमने 2-3 प्रोमिसर के हवाले से पढ़े हैं, वो सारे के सारे उसने 6 मार्क के पूछ लिए। उसने कहा उनके राइट्स क्या होंगे, उनकी लाइबिलिटीज़ क्या होंगी, और अगर प्रोमिसी जो है वो एक प्रोमिसर को रिलीज़ कर दे तो उसकी राइट लाइबिलिटीज़ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओबियसली हमने ये बात पढ़ी है कि उन प्रोमिसी ने तो जो है वो रिलीज़ कर दिया, लेकिन प्रोमिसर के आपस में राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो तीनों उसी तरह से कंट्रीब्यूट करने के जो हैं वो मजाज होंगे, तीनों लॉसेस को इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे, तीनों अमाउंट को इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। इसके अलावा इनकी राइट्स एंड लायबिलिटीज़ हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई लॉस होगा तो तीनों कंट्रीब्यूट करेंगे। तीनों कंट्रीब्यूशन जो है वो प्रोमिसी को जितनी अमाउंट देनी है उसमें इक्वल कंट्रीब्यूशन करेंगे और अमाउंट देंगे। यही चीज़ें हमने 6 मार्क्स के लिए लिख देनी थी। हाउ द लाइबिलिटीज वुड डिवॉल्व इन केस ऑफ डेथ ऑफ वन और मोर ऑफ ज्वाइंट प्रोमिसर। अगर एक या एक से ज़्यादा ज्वाइंट प्रोमिसर की डेथ हो जाती है तब कौन पे करेगा? तब उसके रिप्रेजेंटेटिव पे करेंगे। बिल्कुल यही सिंपल सी बात हमने इधर लिखी हुई है। पार्ट ए का आंसर जो मैंने आपको बताया बिल्कुल वही उसने अंग्रेज़ी में जो है वो लिखा हुआ है। In absence of any express agreement to the contrary, Fahim, Salim and Jamil are jointly liable to fulfill the promise। वो सब jointly जो है वो liable है promise को fulfill करने के। However, Kamal may compel anyone, तो उन तीनों में से किसी को भी कंपेल कर सकता है कमल, वो प्रोमिसी है, ये बात भी हम पढ़ चुके हैं। और मोर ऑफ देम टू परफॉर्म होल ऑफ द प्रोमिस, ईच ज्वाइंट प्रोमिसर में कंपेल एवरी अदर ज्वाइंट प्रोमिसर। तो ज्वाइंट प्रोमिसर हैं वो तीनों को आपस में जो है वो कंपेल कर सकते हैं कि भाई कंट्रीब्यूट करो, जो हमने पैसे देने हैं हम तीनों ने इकट्ठों ने लिए थे, हम तीनों इकट्ठे ही पे करेंगे। टू कंट्रीब्यूट इक्वली विद हिमसेल्फ टू द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस, वो तीनों इक्वली कंट्रीब्यूट करके उसको परफॉर्म करेंगे। इफ़ एनी वन ऑफ द ज्वाइंट प्रोमिसर और मोर ऑफ देम मेक्स डिफ़ॉल्ट इन सच कंट्रीब्यूशन, अगर उन तीनों में से कोई डिफ़ॉल्ट कर गया, कोई इंसॉल्वेंट हो गया, द रिमेनिंग ज्वाइंट प्रोमिसर मस्ट बियर द लॉस। वो जो लॉस है वो जितने ज्वाइंट प्रोमिसर रह गए हैं वो तीनों मिलके एडजस्ट करेंगे। ये तीनों की तीनों बातें हम तीनों की तीनों बातें देख चुके हैं। यही तीनों बातें सिंपल सी हमने लिख देनी थी और हमें 6 मार्क्स मिले थे। इफेक्ट्स ऑफ रिलीज ऑफ वन ज्वाइंट प्रोमिसर, अगर एक ज्वाइंट प्रोमिसर जो है उसको रिलीज कर दिया जाए तो इसका क्या इफेक्ट होगा? इफ़ कमल रिलीजेस जमील इट विल नॉट डिस्चार्ज द अदर ज्वाइंट प्रोमिसर्स। इसका मतलब वो उसने अदर ज्वाइंट प्रोमिसर्स को डिस्चार्ज नहीं किया। नाइदर वुड इट फ्री जमील फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फ़हीम एंड सलीम। जमील की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़हीम और सलीम के लिहाज से वही रहेगी, जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने तीनों ने बराबर करनी है वही रहेगी। प्रोमिसी ने रिलीज़ किया है तो वो प्रोमिसी उस पर मुकदमा नहीं करेगा, वो अलग बात है कि वो प्रोमिसर जो हैं उनकी आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम रहेगी। यही बात हम पढ़ के आए हैं, सेम वही कंसेप्ट हमने जो है वो अपने आंसर्स पे अप्लाई करने हैं। पार्ट बी तो बिल्कुल ही सेम था, उसने सिंपल पूछ लिया था कि अगर मर गया तो फिर क्या होगा, तो रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेंगे। अगर कोई एक मर गया तो उसके रिप्रेजेंटेटिव
बाकी वैसे के वैसे प्रोमिसर्स, और अगर सारे मर गए हैं तो सबके रिप्रेजेंटेटिव्स। तो बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आपको ICAPS जो है आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो आपने कंसेप्ट्स को बेसिकली रेडी करना है। कंसेप्ट्स जितने ज़्यादा आपके क्लियर होंगे, जितने ज़्यादा आपके तैयार होंगे, उतना ज़्यादा अच्छे से आप इनको टैकल कर पाएंगे। ये हमारा आज का जो है वो लेक्चर था। इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट पार्ट से में कल मुलाकात होगी। हम इसको भी 3 दिनों के अंदर फिनिश कर रहे होंगे। आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अल्लाह हाफिज़।